जब जब आंदोलन हुआ है तब तब नेतृत्व पैदा हुआ है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। नेता पैदा हुआ है। हम ये नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी ने ये गलत किया, नीतीश कुमार जी ने ये किया। दुनिया में गलत और सही जो भी कर रहे हैं वो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ मेरे साथ आपने नाइंसाफी किया। बिल्कुल, धरती से आसमान तक ले जाऊंगा इस आंदोलन को जी कि हम पैसा दे के दसों सभा में इतनी बड़ी भीड़ ले आ रहे हैं। जी, मेरे घर से डीएसपी बनता हुआ छिन गया, मेरे घर से सिपाही बना हुआ चला गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लंबे समय से, पिछले 6-7 महीने से लगातार एक चर्चा चल रही होगी, और खास करके हमारे यहाँ तो ज़्यादा चल रही है। हमारे यहाँ तो ये चर्चा 2023 से ही चल रही है, जून से, जब पहली बार भारत लाइव के कैमरे पर आपने इस शख्स को देखा होगा। इस शख्स इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने बिहार की राजनीति और बिहार में इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है कि हमारे जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी जोड़ घटाव करने लगे हैं कि आखिर लोग इतना आ कहाँ से रहे हैं, क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, लोग कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हो या कि किसी छेद में पानी डाल दीजिएगा तो वहां से एक बैग चींटी का झुंड जो है ना बाहर निकलता है बलबला करके, उसी तरह से लोग जुटते हैं। ये कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने कई बार इस बातों को दिखाया है। और हमने ही नहीं, आप बिहार के किसी भी मीडिया चैनल के पास चले जाइए, किसी भी पॉलिटिकल गैलरी में चले जाइए, तो वहां चर्चा सिर्फ एक ही व्यक्ति की होती है, यह है कौन। जब भी इनसे बात हमारी होती है तो एक ही बात ये कहते हैं, मैं आईपी गुप्ता बोल रहा हूं। आज फिर से आईपी गुप्ता हमारे साथ हैं, और आज से ठीक 1 महीने के बाद इनका चैलेंज है कि अब तक गांधी मैदान में जो नहीं हुआ है वो करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए व्यवस्था क्या किया है इन्होंने, क्या अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें आज हम इनसे खोल करके 1 महीना पहले पूछेंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे संपादक हैं, चीर फाड़ करने के उस्ताद हैं। दोस्त हो या दुश्मन हो, किसी के लिए सच्चाई सबसे बड़ी बात होती है। आज पूरा सच इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, और जो दावा करेंगे उस दावे को हम 1 महीने बाद 13 अप्रैल को इनका कार्यक्रम है पटना गांधी मैदान में, आंदोलन है। उस आंदोलन के बाद हम इनसे फिर बात करेंगे। नहीं मिलेंगे तो पकड़ करके ले आएंगे और आप लोगों के सामने उन सारी बातों की सत्यता प्रमाणित करवाएंगे। आईपी गुप्ता जी, आप भारत लाइव के स्टूडियो में हैं और आज आपका एक इंटरव्यू नहीं करने जा रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे और इंट्रोगेशन करेंगे। क्योंकि पिछले 2 साल से मैं जब से आपको देख रहा हूं, अभी तो 2 साल में थोड़ा सा समय बाकी है, शायद 3 जून था वो, 4 जून का वो दिन था जिसने मुझे आपका फैन बनाया था। मैंने कई बार ये बातें कही है, और उसका कारण सिर्फ यही था कि मैं जानता तो था कि एक समाज है ताती तत्वा, जो बुनकर का काम करता है, जो अलग अलग लोगों के घर बनाने से लेकर के और बाकी के सारे काम करता है, दुनिया का हर काम करता है, लेकिन पढ़ने का काम नहीं करता है। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि ताती तत्वा समाज पढ़ा लिखा भी है। महिलाएं जो घर में काम करती हैं, गृहिणी हैं, वो भी इतना अपने समाज के बारे में जानती हैं। आपने शुरुआत वहीं से हम करेंगे कि आपने उन लोगों को लिटरेट कैसे किया। ये प्लान आप कितने वर्षों से चला रहे थे कि एक बैग जो है आकर के आप बूम करेंगे। इसमें 2 बात है। पहली बात आपको बता दूं बाबा कि पढ़ा लिखा होना जी और जागरूक होना जी 2 अलग अलग बात है। बड़ी बात आपने कही। हमारे समाज वर्तमान समय में जी पूरे बिहार में सबसे तेज गति से शिक्षित होने वाला कम्युनिटी है। जी, पढ़े लिखे हम लोग नहीं थे, लेकिन सबसे तेज गति से शिक्षित होने वाली कम्युनिटी आज के डेट में है। नीतीश जी को धन्यवाद दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि आरक्षण तो उन्होंने ही दिया था। नहीं, आरक्षण से हम लोग शिक्षित नहीं हुए जी, हम लोग शिक्षित हुए हैं वो राज मिस्त्री, वो ठेला चलाने वाले तांती ततवा पान समाज के उन माताओं पिताओं जिन्होंने अपने गहने बेचे, अपने घर बेचे, जी, अपने दवाई से कंप्रोमाइज किया, अपने खाने से कंप्रोमाइज किया, और अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखा। जी, किसी में उसमें कोई योगदान नहीं। हमारे जो
हमारे बच्चे राज मिस्त्री का काम कर रहे हैं, मार्बल मिस्त्री के काम कर रहे हैं, दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में, हर जगह। हर रोज जितनी बार वो करनी ठोंकते हैं उतनी बार वो कसम खाते हैं कि मैं राज मिस्त्री, मार्बल मिस्त्री जरूर बन गया, जी लेकिन मेरा बेटा दरोगा बनेगा, एसडीएम बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। जी तो ना उसमें आरक्षण का कोई योगदान है, ना ही नीतीश जी का कोई योगदान है। योगदान है तो हमारे पान समाज के उन माताओं पिताओं का, उन बच्चों का जी जो हर समय पटना में आधा पेट खाता है और अपने बाप के पसीने को रोज खुशबू समझ के एहसास करता है अपने आप में कि मेरा बाप आज भी दिन भर नहीं खाया होगा और उसके पसीने चूहे होंगे। जी हमेशा याद रखता है। और वो एक बड़े सपने को देखते हुए दिन रात जहां भी है वो पढ़ता चला जा रहा है, शिक्षित होता जा रहा है। हाँ, जब 9 वर्ष आरक्षण मिला जी तो हमने रिकॉर्ड आरक्षण में जो सीटें हमें मिलती, आरक्षण मिलने का फायदा मिला। हाँ, ये हुआ कि हम मेन स्ट्रीम में, हमारी जो जी। पढ़ाई थी हम लोग शिद्दत से पढ़ते हैं, जी जी क्योंकि मुझे मालूम है कि अगले महीने मेरा बाप पैसा भेज पाएगा कि नहीं भेजा। जी मुझे लगता है कि जो काम हम 2 साल में करेंगे, हम इतना पढ़ें कि वो काम हम 1 साल में करेंगे। जी उसके घर में खाने नहीं बनते, उसकी बहन की शादी हुई होती है, उसकी कमाने वाला एक ही बाप है, माँ खुरपी चला रही है, जंगल से लकड़ियां ला रही है, हाथ में, वो सब एहसास लेके लोग पढ़ता है। जी जब मुझे 9 साल आरक्षण मिला तो एक अवसर मिला जी और उसको लगा कि मुझे इसको खोना नहीं है। अगर कहीं पे वैकेंसी रिजर्व सीट के लिए 100 था, जी हमारे बच्चे 90, 95, 85% उसमें सक्सेस कर रहे थे। जी जी इसलिए अगर हम शिक्षित हो रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 कारण है। एक, हम बड़े सपने देखना सीख गए, जी और जो हमारे माँ बाप गरीब थे, सेक्रीफाइस करना। हाँ, और उन्होंने देखा कि ये जिंदगी कितनी बदतर है। जी एक माँ सोची कि हम अपने साड़ी के लिए जिंदगी भर तरसते रहे, हमारी बेटी को जिंदगी नहीं देंगे। हमारे बाप ने सोचा कि हम राजमिस्त्री, हम लेबर का काम कर रहे हैं, हम अपने बेटा को जिंदगी नहीं जीने देंगे। हमारी बेटियों ने देखा जी कि मेरे पिताजी खैनी खाते हैं, मेरे पिताजी जब काम करके आते उनके हाथ गंदे होते, शरीर में एक ऐसा माहौल होता है कि हमारी बेटियां कहती नहीं, मेरा ऐसा पति नहीं होगा, जी मेरी जिंदगी मेरे माँ जैसा नहीं होगा। तो वो बड़े सपने देखने, सपनों को पूरा बड़े करने के सपने लिए देखने की जो ख्वाहिश है जी और जो शिद्दत है हमारे बच्चों में कुछ बन जाने की, इसलिए वो लोग पढ़ रहे हैं। और आज भारत के जितने भी कम्युनिटी हैं उसमें सबसे तेज गति से शिक्षित होने वाले। 4 जून को जब आपसे हमारी बातचीत हुई थी, 3 जून को हमारी आपकी बातचीत हुई थी, नहीं संभवतः 4 जून को ही हुई थी। 4 जून जिस दिन आपका कार्यक्रम था उसी दिन सुबह में आपसे हमारी बातचीत हुई थी। आपका 12 बजे से कार्यक्रम था, 10 बजे हम लोग मिले थे और हमने आपका एक छोटा सा इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के बाद जब हमारे लोगों ने देखा कि क्या कुछ चल रहा है, तो आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, इन बातों का कहीं ना कहीं हमें भी एहसास था, और यही कारण था कि हमने आपको बधाई भी दिया था कि आपने अपने समाज को लिटरेट किया है। तब आपके सोचने का तरीका कुछ अलग था। आप एक इंजीनियर आईपी गुप्ता को हमने देखा था जो सभ्य भाषा का प्रयोग करते थे, एक इंटेलेक्चुअल की तरह बिहेव करते थे, लेकिन अचानक से साल भर के अंदर में ऐसा क्या हो गया कि जिस आईपी गुप्ता को हमने अंग्रेजी में, हिंदी के अच्छे अच्छे शब्दों में सुना है, उस आईपी गुप्ता को हमने मंचों से गाली देते हुए सुना है। ये ट्रांसफॉर्म क्यों कैसे हुआ? देखिए, गाली मैं अपने लोगों को दे रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हें आरक्षण कैसे मिलेगा, जी ये मत सोचो कि तुम आजाद कैसे होगा, जी तुम ये सोचो कि तुम्हें आरक्षण छिना कैसे गया, तुम ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे हो गए। जी और अगर 100 आदमी है और 100 आदमी से 9 आदमी अगर आंदोलन की बात कर रहा है, नारे लगा रहा है, चिल्ला रहा है, उसमें से एक आदमी अगर शांत है
तो मैं उसको टारगेट करता हूँ कि तुम पान समाज का दुश्मन। गंवई शैली में आप बोलते हैं। हाँ। आप एकदम जहां रहते हैं उस भाषा में बात करते हैं, लोगों को अपने तरफ बुला करके आप जो बात करते हैं उसमें भी एक अलग तरह का ट्विस्ट होता है। क्या ये राजनीति का एक नया आपने कोई सूत्र गढ़ा है, या फिर आप सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, देखिए, कि यह भावनात्मक रूप से ये आता नहीं है? देखिए, अगर ये सोची समझी होगा जी। ये नेचुरल नहीं होगा। जी जी आप कभी मेरे साथ रहिए, उन बच्चियों के आंख में आप देखिए, वो जो आईपी गुप्ता की तरफ जिस उम्मीद से वो देख रही है, उन माता वो बहनों से मिलिए जो राखी बांध रही के भैया तो हमरा पैसा नहीं दे लेकिन हमारा आरक्षण ले हो। नहीं, मैंने देखा है इन हाँ, सब तो चीजों को, वो- मैंने ग्राउंड जीरो पे देखा है। और ये जो चीज है ना, ये नेचुरल नहीं हो सकता, ये दिखावा नहीं हो सकता। जी 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 आप प्लान करके नहीं जा सकते। जी ये जो फ्लो है इमोशन का, वहां वो आईपी गुप्ता उसको दिखाई पड़ता है जो इंजीनियर नहीं है। जी वो आईपी गुप्ता वो दिखाई पड़ता है जो कभी उसी की जिंदगी जिया है, और वो इसलिए मुझसे सहज हो पाते हैं कि मैं उसी की तरह रहता हूँ, जी। उसी के साथ बैठ के खाना खाता कभी हूँ, सत्तू खाने लगते हैं, कभी लिट्टी घुगनी खाने लगते हैं। मैं वही खाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जी मैं वही पहनता हूँ जो मुझे सहज करता है। जी और मेरे लोगों के बीच में, हमारे लोगों के बीच में वो खान पान, वो पहनावा, वो रहन सहन, दूरियां नहीं बने। जी उसको लगे कि आईपी गुप्ता भी मेरे जैसा है, लेकिन आईपी गुप्ता ऊंचा सोचता है, हमारे जैसा होके भी ऊंचा सोचता है, और वही बात उसको प्रेरक करता है। आईपी गुप्ता एक साधारण आदमी है, ऊंचा सोच सकता है, तो हम भी साधारण हैं, हम भी असाधारण सोच सकते हैं। 67 दिन पहले आपने एक यात्रा शुरू की थी, 167 दिन पहले मोतिहारी से आपकी यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू होने के 2 दिन पहले भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी, यहीं पर बैठ करके हम लोगों ने बहुत सारी बातों को किया था। हमने आपसे कहा भी था कि कितने सफल होंगे। एक संदेह मेरे मन में भी था कि जो आप दावा कर रहे हैं उस दावा को आप पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति में अक्सर होता क्या है, दावे कुछ और होते हैं और हकीकत कुछ और होती है। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूं कि मोतिहारी से जो आपकी पहली यात्रा शुरू हुई और आपकी 9वीं यात्रा तक, 10वीं यात्रा 10वीं यात्रा तक, मैं 9वीं की बात इसलिए कर रहा हूं कि 10वीं यात्रा तो आप फील्ड में नहीं किए थे ना, वो तो आपको एक फील्ड मिला ही नहीं था, हॉल में किए थे। इसलिए मैं 9 यात्रा की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके आंकड़े हमारे पास हैं, हमारी टीम लगातार गई है। मैंने और भी चैनलों में देखा है, कहीं ऐसा नहीं कि लोगों को भी भ्रम हो कि भाई बाबा के चैनल पर तो इस तरह का दिखाया जाता है, लेकिन सभी चैनलों पे जो आपके लोग थे, आपकी भीड़ थी, जिस तरह से लोगों का बिहेव आपके प्रति था, मैं तो कई आपके सभाओं में जा भी चुका हूं, हमारी टीम पूरी जा चुकी है, संपादक नमन मिश्रा जी जाकर के वहां, वो भी आते हैं तो यही कहते हैं कि गजब। पैसे से आते हैं लोग, आपके भावना से आते हैं, या लोगों में आपने इतना जागृति पैदा कर दिया है कि लोग स्वतः आते हैं। पैसे से भीड़ नहीं। ये सवाल मेरा नहीं है, ये उन पॉलिटिशियंस का सवाल है कि आईपी गुप्ता बहुत पैसे वाले हैं, कितना पैसा रखे हैं। देखिए, पैसे से कभी भीड़ नहीं आती जी, पैसे से भीड़ जुटाई जाती है जी, भीड़ आती नहीं है, जुटाई जाती है, मैनेज की जाती है। नंबर 1। और जो पैसे से भीड़ लाई जाती है मैदान में दिखती नहीं है, टिकती नहीं है। जी, और जो भीड़ आती है वो टिकती है, रहती है, और वो एक अजब सा उसमें एक उन्माद होता है। नंबर 1। दूसरा कि जो हमारे साथ भीड़ है वो जेनरिक है, नेचुरल है। जी, जी, एक पान युग का निर्माण जब होने लगता है, किसी युग का निर्माण होता है, किसी जाति का युग आता है, तो इस तरह की नेचुरल फ्लो, स्वतः स्फूर्त आप जिसको बोलते हैं, जी, वो बच्चे, छोटी छोटी उदाहरण दूंगा, मघी न्यूज वाला है, जी, वो एक बच्चे से पूछा उन्होंने, जयनगर में 7 बरस के बच्चे से, कि यहाँ क्यों आए हो? बोलता है कि मेरा जाति खो गया, उसको खोजने आया। जी, मैंने सुना है ये बात। सहरसा में 8 बजे एक 80 बरस की मेरी माता आती है, मेरी दादी आती है, बासी भात लेके
8 बजे से और शाम के 6 बजे तक कमकमाती ठंड में रहती, उससे पत्रकार पूछता है क्यों आए हैं आप? मेरा बेटा आ रहा है आईपी गुप्ता, उसको देखने आया हूँ, उसको आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे घर से डीएसपी बनता हुआ छिन गया, मेरे घर से सिपाही बना हुआ चला गया, वो लाएगा। ये जो उम्मीद है, और मैं जैसा हूं वैसे ही दिखा रहा हूं लोग। जी। हम बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहे, हम अपने लोगों को जो छोटे छोटे बातों जो उसके जिंदगी को घेर के रखा था, जिसको मेंटल ब्लॉकेज कहते हैं, जी। हम बेसिक चीजों पे काम करें। अगर हमारी भीड़ 40,000 की है तो मैं उसको 1,40,000 नहीं बता रहा हूं। जी। हम मीडिया से प्ले नहीं कर रहे, हम ग्राफिक से प्ले नहीं कर रहे, हम हवा क्रिएट नहीं कर रहे। भैया हम जो हैं जैसे हैं वही हैं। दिखाएंगे। मैं कुछ नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भीड़ है। भैया देख लो, जैसे है वैसे हैं। हम अपने पोस्ट को बूस्ट नहीं कर रहे। कितना पैसा देकर के लोगों को जुटाते हैं? ये एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हर राजनीतिक दल के नेता पूछते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, पैसा दे देकर के लोगों को जुटाते हैं। हालांकि हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हमने तो कई लोगों से इंट्रोगेट भी किया, पूछा भी है कि आप पैसा लेकर के आए हैं। लोग उल्टा इतना गुस्से में आ जाते हैं कि लगता है रिपोर्टर के साथ ही वो। इसका जवाब सिर्फ ये है जी। कि अगर उनको लगता है कि हम पैसा दे के 10 सभा में इतनी बड़ी भीड़ ले आ रहे हैं, जी। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं उन लोगों से कि इतना तो मान लिया ना आपने कि पान समाज के लड़के भी, एक राजमिस्त्री का बेटा भी पैसा खर्चा कर सकता है। जी। यही मान लीजिए कि हमारे जी, पास जी, बहुत पैसा है, जी। इतना मान लीजिए। आपकी यात्राएं 10 यात्राएं खत्म हो गई हैं। राजगीर में आपने जो एक सभा किया था, उस सभा का भी खूब चर्चा हो रहा है, क्योंकि आपको कहा गया था कि उसी दायरे में ही आपको करना है, लेकिन आपने सड़क से लेकर के उस हॉल तक जो भीड़ दिखी वो भी हमने देखा। अब आप जमीन से आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। जमीन का आंदोलन अब आसमान में करेंगे आप। हेलीकॉप्टर वाले आईपी गुप्ता हो गए हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? क्या समय अभाव के चलते आया, या फिर अपने लोगों को यह भी ताकत दिखाने का एक तरीका है कि आप भी हेलीकॉप्टर वाले हैं, आप भी खुल करके आइए और खुल करके इस बार चुनाव में? 2-3 चीजें हैं जी। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जी। ठीक है ना। मैंने कहा कि बाबा साहब 78 बरस हो गया, इन तीनों में से हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास से 100 बरस और नहीं है। आईपी गुप्ता की लाइफ बहुत सीमित है। मुझे आपको प्रणाम करते मुझे अपना नारा चलाने दीजिए। सोचो, करो, कर सकते हो। एक नारा था, सोचो मैं गुलाम कैसे हुआ। बड़े चीजें करो, कर सकते हो। हम लोगों ने कर दिखाया। सोचा गुलाम कैसे हुए, और हमने कहा करो, किया, कर सकते, दिखा दिया। जी। फिर मैंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं अपने लोगों से कहा तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस ला कर दूंगा। पहला दिन सारसा वालों ने दे दिया, राजगीर वालों ने दे दिया। दूसरा दिन है 13 अप्रैल गांधी मैदान। फिर मैंने कहा कि इस लड़ाई को, जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ूंगा। जी। छोड़ रहा हूं, छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि इस लड़ाई को धरती से आसमान तक ले जाऊंगा, इस आंदोलन को। जी। तो ये धरती से आसमान की तरफ जा रहा, और उसका एक संकेत ये है कि हम पान समाज के लोग भी ऊंचा सोच सकते हैं। गुप्ता जी, आपने जो आंदोलन छेड़ा है, उस आंदोलन की चर्चा राजनीतिक गलियारे में बहुत होती है। मैं भी कई राजनेताओं से मिलता हूं, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मेरी बात होती है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसमें 2 दिन आपसे जुड़ा हुआ सवाल आया। आपको जानकारी है इन बातों की? जानकारी है। लेकिन दोनों ही दिन इत्तेफाकन वो सवाल सदन के पटल पर रखा तो गया, लेकिन उस पर बहस नहीं हुई। देखिए, बहुत सारी घटनाएं घट रही है। जी। हमारे वोट से ही
सारे लोग बहुत सारे एमएलए एमपी बनते हैं जी और हमें गिनते भी नहीं थे। अब उनको दिखने लगा, सिर्फ गिना ही नहीं, अब ये भी दिखा कि हम जनहत्ता हो गए, जी है ना, हम कट्टर हो गए, दिखाई पड़ा लगा। बहुत लोग इस मामले को उठा भी रहे हैं, जी जी लेकिन वो जो उठा रहे हैं वो सहानुभूति के लिए उठा रहे हैं। जी। उन्हें लगता है कि आईपी गुप्ता को अपने तरफ हम कर लेंगे, इन हमारे सब समाज को दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश, उनको ये भी पता नहीं कि उठाना क्या है। आपके आंदोलन शुरू होते ही एक आप ही के समाज के एक व्यक्ति को एमएलसी भी बनाया गया। हाँ, लेकिन दूसरा जिसकी तरफ इशारा करें श्री ललन सराफ जी के बारे में, वो सीरियस मैटर, उनको मैं सीरियस ले रहा हूँ। जी जी ललन सराफ जी का मतलब है, उनको उठाना मतलब नीतीश कुमार जी का उठाने के बराबर है। जी जी तो बाकी जो लोग उठा रहा है ना, हमारे वोट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उनका सिंपैथी ले रहा है। नहीं, नीतीश जी ने शुरू भी किया था। नीतीश जी ने इस आंदोलन को, आप लोगों को आरक्षण देने की बात केंद्र में भी कही थी, उन्होंने दिया भी, संयोगवश वो आरक्षण छिन गया। जी। अब आगे की प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया तो वही है जो लाना चाह रहे हैं ललन सराफ। हाँ, उस प्रक्रिया के तहत सिर्फ फिर आप वही प्रक्रिया नहीं, और भी प्रक्रिया होती जी है। जी जी। प्रक्रिया बहुत है। सरकार के लोगों ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? किया है, जी। बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ये कहना है, जी आप देखे होंगे कि मैं नीतीश कुमार जी या माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उनके दूसरे किसी भी नीति पे मैं हमला नहीं कर रहा हूँ जी अपने आंदोलन। जी जी। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। हम ये नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी ने ये गलत किया, नीतीश कुमार जी ने ये किया, दुनिया में गलत और सही जो भी कर रहे हैं वो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ मेरे साथ आपने नाइंसाफी किया। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी पे केंद्रित हैं। जी जी, माने एक लक्ष्य। हाँ, और बहुत लोग हमको सवाल भी पूछते हैं, मैं टालता हूँ। जी, जबकि आप तो ऑलरेडी कांग्रेस में हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे इन लोगों को टारगेट करने का, फिर भी आपने नहीं किया है और पार्टी लाइन से अलग हट करके आपने सिर्फ आंदोलन को अपना वक्त दिया है और अपना सारा। मैं सिर्फ आंदोलन में कहा भाई, आप हो सकता है कि बहुत अच्छे काम कर रहे हो जी, आप किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे साथ आपने मेरे हकमारी की है। ये सारी सरकारों ने की है। जी जी। कांग्रेस की सरकार ने सबसे ज्यादा किया, ज्यादा साल तक रहा। नीति में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही 15 साल तक, उन्होंने मेरा हक छीना। और बाकी तो देखने वाली ये सारी चीजें हुई है। मैं अपने हमारे बच्चों के जो सपने चुराए गए, उसके जो अवसर छीने गए, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। 8 महीने बाद, 7 या 8 महीने बाद जब भी चुनाव की घोषणा होगी, तो आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, लोग चुनाव प्रचार करने आएंगे, दिल्ली से आएंगे, देश भर से आएंगे, क्योंकि बिहार में ही चुनाव है। 8 महीना पहले आप हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिए, इससे क्या संकेत देना है? डरा रहे हैं या संकेत दे रहे हैं? हम चुनाव देख के ये आंदोलन शुरू नहीं किए थे जी। ये महज संजोग है ना कि इलेक्शन आ रहा है जी, लेकिन हम चुनाव और इलेक्शन के लिए तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जी। हम आंदोलन कर अपने आरक्षण के लिए। ये संजोग है कि इलेक्शन आ रहा है और अब सारे लोगों को ये पता चल गया कि जो सबसे कमजोर जाति था वोटर में से, जी, वो पान तांती था। लेकिन अब उतना ही अडिग और इतने ही मानसिक रूप से वो मजबूत हो गया कि जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल। इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल। अब वो एक साथ जुटा रहेगा। अब जिस समाज का आरक्षण छीन के चीर हरण कर दे, सड़क पे बिना कपड़े को उसको दौड़ा दे, छोड़ दे, तो क्या करेगा? अपने तन को ढकने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए कोई भी माँ बाप कुछ भी करेगा। जी। और जिसका बच्चा के सामने से नौकरी छिन गया, वो जिंदा रह के भी एक जिंदा लाश है। वो हमारे बच्चे, उसके लिए जीना क्या, मरना क्या। जी, लगभग सभी विषयों पर हमने बातचीत कर ली। आपके हेलीकॉप्टर आंदोलन से लेकर के बाकी के जमीनी आंदोलन तक की बात हो गई। आप कैसे अपने समाज को ट्रीट करते हैं, कैसे अपने समाज को लिटरेट करते हैं, ये सारी बातें हो गई। आप एक लिटरेट होते हुए इलिटरेट की तरह बात करते हैं, ये भी बात हो गई। नहीं, वो बात नहीं हुई। नहीं, वो बात जब आप मंच पे खड़ा होते हैं तो आप लगता ही नहीं है कि इंजीनियर आईपी गुप्ता बोल रहे हैं। क्यों बोलना, इसको समझिए जी। आप किसको संबोधित कर रहे हैं? जी। मैं इंजीनियर बन के आया, मेरी माँ अंगूठा छापती, मैं बोलता मम्मी आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, व्हाट डिड यू कुक फॉर मी? तो बोले रे बांग्ला
की बोला है। तो वहां कौन भाषा बोलने पड़ेगी जो मेरी माँ समझ पाएगी जी। वही जब मैं बलिया में गया था ना, एक अच्छे नेता का ये सब गुण है जब मैं वहां गया था सिताबी दियारा जी। जहाँ चंद से जेपी साहब का जन्म था, तो वहाँ यूपी और वहाँ सब लिटरेट लोग थे। जी जी जी। मैंने भाषण दिया उसी स्तर का। नौजवान मिलता है तो भाषण उसी स्तर का होता है। और आईएएस ऑफिसर मिलेंगे या कभी सदन में बोलने का मौका मिलेगा, उसी क्लास का होगा। जी। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, हर आंदोलन की जो अंतिम परिणति होती है, माइलस्टोन जहाँ पहुँचना होता है, वो अक्सर आपने देखा होगा आंदोलन से निकल करके कुछ दल आते हैं, कुछ नेता आते हैं। आपका अगला लक्ष्य 13 तारीख को क्या है? आंदोलन तो आपका 13 तारीख को पहुंचेगा गांधी मैदान, पूरे बिहार से होता हुआ। वहां आकर के अपनी शक्ति का परीक्षण भी आप करेंगे, और वहां से कौन सी शक्ति से लेकर के चलेंगे कि आप याचक से याचना करने वालों के तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, दुनिया का एक भी आंदोलन निकाल के देख लीजिए जी। जो निष्फल हुआ है। निष्फल नहीं हुआ है, कोई आंदोलन निष्फल नहीं हुआ है। एक भी आंदोलन निष्फल नहीं हुआ है, नंबर 1। दूसरा, जब जब आंदोलन हुआ है तब तब नेतृत्व पैदा हुआ है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। नेता पैदा हुआ है। और मैंने घोषणा किया है कि 13 अप्रैल को एक पार्टी का घोषणा करूंगा जी। और आंदोलन से निकला हुआ पार्टी जी कभी असफल नहीं होता। जी। और मेरा हर कदम पार्टी का निर्माण भी हमें आरक्षण को मजबूती देगा, हमें अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म देगा जहां कि हम संगठित होकर रह सकें। और हमारा पार्टी ही हमें वो ताकत देगा कि जो हमारा वोट है हम उसको किस तरह मूव करें कि हमारा आरक्षण हमको मिले। जी। हमारा ही वो पार्टी ही और वोटर ही डिसाइड करेगा कि हम सड़क की लड़ाई एमपी एमएलए बना के सदन तक कैसे ले जाएंगे। और हम आपके महलों में मेहमान बन के नहीं रहना चाहते। मेरा झोपड़ी होगा, मेरा घर होगा। हमारे 5 लाख वोटर होंगे, 10 लाख वोटर होंगे, 40 लाख वोटर हमारे होंगे जी। और वो वोटर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम करेगा, हमारी लड़ाई को मजबूत करेगा। और इसीलिए 13 अप्रैल को गांधी मैदान के उस मंच से एक पार्टी का घोषणा होगा जी। और वो सिर्फ और सिर्फ हम हर वो काम करने के लिए तैयार है या वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो बलिदान देने के लिए तैयार है जिससे मेरा आरक्षण मुझे वापस मिलेगा। बहुत सारे सवाल रह गए हैं, जो सवाल आपको भी लगातार फोन आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, 1 महीने का आपके पास मात्र समय बचा हुआ है, जमीन पे नहीं आ सके तो हेलीकॉप्टर कर लिया आपने, ये सब कुछ हुआ। 13 तारीख से पहले हम चाहेंगे कि एक बार और जब आप हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करें तो बीच में समय जरूर निकालिएगा, खास करके भारत लाइव के दर्शकों के लिए, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि हम आपके साथ और आपकी खबरें इतना क्यों दिखाते हैं, क्या क्यों दिखाते हैं। ये खुद ही आईपी गुप्ता सामने बैठे हुए हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी इनसे बातें कर सकते हैं। खास करके इस समाज को आपको पता है कि इससे पहले कुशवाहा समाज जब बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था तब भी हमने वही काम किया था, उस समाज को, लोगों को जगाया था। एक बार फिर से तांती तत्वा समाज और ये समाज वास्तव में आरक्षण क्या हकदार था, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि 9 साल के आरक्षण में इस समाज ने जो डेवलप किया है, शायद हो सकता है किसी की नजर लग गई हो, जैसा कि इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं, और समाज के से ज्यादा इस समाज ने प्रगति किया था। अब आगे आरक्षण वापस लेने की लड़ाई है। ये लड़ाई 13 तारीख के बाद कौन सी गति प्राप्त करेगी, हमारी नजर बनी हुई है। आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। आपके पास कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, आईपी गुप्ता के सामने हैं, आगे भी हम इनसे सवाल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।